हेलो दोस्तों भाई, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। और आज मुलाकात बहुत दिनों बाद हो रही है क्योंकि ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके हैं मुलाकात हुए। और आज की इस वीडियो में हमारे साथ अनु मैम, जो कि फ़िलहाल अभी नीट रिप्रेजेंटेटिव पीआरटी के लिए प्रिपेयर कर रही हैं। और ये एक नई सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैनल पे। लाइक उसमें जैसे आप स्टूडेंट्स हो गए या फिर आपका किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो चुका है तो आप आ सकते हैं और एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो अनु मैम है, ये हमारे ड्रीम डी स्टडी के स्टूडेंट हैं अभी फ़िलहाल ऑलरेडी। और इस बेसिक सीरीज़ का मतलब ये है कि लाइक एज अ स्टूडेंट आप आ सकते हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। एज अ स्टूडेंट क्वेश्चन जो भी आपके मन में अराइज हो सकते होते हैं वो आप पूछ सकते हैं। और अगर आप सिलेक्टेड है तो आप मैसेज कर सकते हैं अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार, आप आ सकते हैं और मोस्ट वेलकम। ठीक है। और तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अनु मैम आपको देना चाहेंगी। अनु मैम। Hello everyone, myself Anu, and I'm also preparing for DSSB PRT as sir say. So मैं आज जैसे ड्यूरिंग प्रिपरेशन हम स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो मैं आज वो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, तो उससे आपको भी हेल्प होगी और साथ में मुझे भी हेल्प होगी। तो सर तो भाई ये देखो, इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, तो मैक्सिमम अनु ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएं। बट बाय चांस अगर एक दो मिस आउट भी हो गए हैं तो उनका आंसर हम कमेंट सेक्शन में दे देंगे। ठीक है। तो ये एक कंप्लीट गाइड होने वाली है। अगर आप बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहे हैं DSSB के लिए, कैसे आपको क्या चीज़ें मैनेज करनी है, कैसे अटेम्प्ट करने हैं, तो वो तो क्वेश्चंस बताएंगे अनु मैम के। और कोई भी इसमें ऐसी नहीं है कि लाइक हमने क्वेश्चंस प्लान किए हुए हैं, ये लिख के लाई है बस। मैं मतलब एज अ नेचुरल वे अगर मैं होता है फिर मैंने अपने टाइम पे क्या किया था तो मैं वैसा आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूँगा। ठीक है। तो चलिए अनु हम स्टार्ट करते हैं। सर माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि मतलब स्टडी आवर्स कैसे मेंटेन करें या टाइम टेबल सब्जेक्ट की वेटेज के अकॉर्डिंग कैसे मेंटेन करें। देखो, जो DSSB है, आपको पता है कि दो पार्ट में बेसिकली डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट बी है वो 100 मार्क्स का, जो कि एक पेडागोजी सेक्शन है। पार्ट ए में 5 सेक्शंस हैं, 20 मार्क्स ईच के, है ना। तो वो सेक्शन आपको पता ही है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके, है ना। तो देखो, अगर आप पढ़ रहे हो ना पीआरटी के लिए तो मैक्सिमम टाइम तो आपको पार्ट बी को देना ही देना है। लाइक 2-3 घंटे तो एटलीस्ट डेली के होने चाहिए। ऐसा ना हो कि मिस आउट हो रहा है, आज नहीं कर रही या फिर कल कर रही हूँ, या फिर आज नहीं पढ़ रही कल पढ़ रही हूँ। जब आप पढ़ रहे हो ना तो बस आप पढ़ते ही रहने चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई आप मिस आउट कर रहे हो कोई दिन। कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन रहनी चाहिए, स्पेशली पार्ट बी के लिए। पार्ट ए में क्या होता है, लाइक हिंदी है तो काफ़ी बच्चों की स्ट्रांग होती है, तो उसमें लाइक अगर आप ऑलरेडी उसका सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो तो अब उसमें टाइम क्या, हफ्ते में एक बार रिवीजन दे दो बस, तो ज़्यादा टाइम लेगी नहीं। बची इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जितना टाइम टेकिंग पेडागोजिकल सेक्शन है ना, थ्रू आउट द सिलेबस कवर करना, उसकी क्लासेस कंप्लीट करना, उतना ही टाइम टेकिंग मैथ्स भी है। क्योंकि मैथ्स में एक तो जो सिलेबस है वो बहुत ही बड़ा है ना। और उस सिलेबस बड़े होने के बाद भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी। ठीक है। तो मेन टाइम ना आपको दो सब्जेक्ट को डिवोट करना ही करना है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। पार्ट भी तो है ही है, प्लस मैथ सेक्शन में भी आपको एटलीस्ट 2 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी शायद मैथ उस लेवल की स्ट्रांग नहीं है। तो 2 घंटे तो भाई आपके बनते ही हैं। रीजनिंग ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, दिन के हाफ एन आवर भी दे दोगे, रोज के 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो आपकी वहाँ से वो कवर हो जाएगी। इंग्लिश भी अगर आप पढ़ने बैठे ना तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा पढ़ पाओगे, उसके बाद आप खुद ही बोर हो जाओगे। ठीक है। तो एटलीस्ट एक बार आप बैठो, अपनी प्रायोरिटीज को देखो कि कौन से आपके सब्जेक्ट्स वीक हैं, कौन से स्ट्रांग हैं, और उसी के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ। ठीक है। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मतलब जैसे पार्ट के अकॉर्डिंग पार्ट ए में कितना स्कोर बनना चाहिए सब्जेक्ट वाइज और पार्ट बी में कितना स्कोर बनना चाहिए अगर अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो भाई, जब मेरे टाइम की बात है 2022 वाले की, तो उसमें प्रीवियस कट ऑफ जो थी वो 121 121 के आसपास थी। तो मैंने उस टाइम टारगेट 150 का बनाया था, लाइक कि पार्ट ए में 75 स्कोर लाना पड़ेगा और पार्ट बी में 75 लाना पड़ेगा।
तो उस टाइम तो 150 से काम चल गया था, पर वो कट ऑफ भी बाय चांस तो क्या मतलब वो ऊपर ही चली गई, क्योंकि वैकेंसीज भी कम थी और शिफ्ट्स में बहुत उतार चढ़ाव था, कोई शिफ्ट बहुत आसान, कोई शिफ्ट बहुत हार्ड, तो नॉर्मेशन ने वहाँ पे खेल दिखा दिया। पर अभी बाय डिफॉल्ट अगर आप तैयारी कर रहे हो ना और आप PYQ को देख रहे हो, तो फिलहाल आपका टारगेट सिर्फ 150 का होना चाहिए फिलहाल। 160 तो बाद की बात है, पहले 150 की जो 150 है वो भी अपने आप में एक बेंचमार्क स्कोर है, क्योंकि वहां तक पहुंचने में भी आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसके हिसाब से पार्ट ए में 75 होने चाहिए और पार्ट बी में 75। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप 150 का रेट करो। ऐसा नहीं है कि 150 में काम चल जाएगा, 160 की बात आएगी जब 150 से पहुंच जाओगे। ठीक है, 150 से पहुंच के इसका मतलब ये है आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, और 160 तक 160 प्लस पहुंचने का बात ये है कि उसमें थोड़ी सी आपको फिनिशिंग की रिक्वायरमेंट है। तो जैसे ही वो आप फिनिशिंग करोगे 150 के बाद, तो वो स्कोर आपका आराम से खिंच जाएगा। ठीक है, सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब जैसे पार्ट ए के लिए आप अगर कोई सोर्स बता दे सब्जेक्ट वाइज, मैथ्स, इंग्लिश, GS, स्पेशली फॉर GS, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इतना वास्ट सिलेबस है तो उसको कैसे टैकल करें। देखो पार्ट ए के सोर्सेज की बात करें ना, तो भाई थोड़े से ना पार्ट ए के सोर्सेज ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी है नहीं, पार्ट ए के सोर्सेज आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि जो सिलेबस है मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग का, वो ऑलमोस्ट रिलेट करता है SSC से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग में देखो, अगर आपको सीखनी है सही में रीजनिंग, तो आपको कोई सिखा नहीं सकता। ठीक है, आपको बाय प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि अगर सीरीज का क्वेश्चन, अगर मैं आपको सीरीज का क्वेश्चन दिखा दिया 2 4 6 8, आपको किसी टीचर ने करवा दिया, उस टाइम तो आप पकड़ जाओगे। बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करी ना, और अगर वहां पे दूसरी सीरीज आ गई 3 6 9 12 एग्जाम्पल के रूप में, वो तो बहुत आसान है, तो जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपको वो डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पता लगेगी नहीं कि भाई इसमें मुझे ये चीज लगानी है कि क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। तो रीजनिंग में कुछ ट्रिक्स जरूर काम कर जाएंगी इस चैप्टर में, लाइक वाटर इमेज में होगी, डाइस में होगी, बट जो लाइक मेन क्वेश्चन जिसमें बच्चे फंसते ना, सीरीज वाले, मिसिंग नंबर वाले, इनमें तो आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बैठ के। तो उसके लिए सिंपल है, डेली के 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, टाइमर लगा के 18 मिनट का, 18 मिनट से कम में ही होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा में करोगे तो कोई फायदा नहीं, आगे वाले सेक्शन आपको छूटेंगे। ठीक है, ये हिंदी में मैक्सिमम टीचर सारा सेम ही सिलेबस कराते हैं, तो हिंदी में अगर आप करना चाहो, अरुण सर है कैरियर लैब पे, वहां से कर सकते हो। एक बार आपने उनकी क्लासेस कंप्लीट कर ली, गिवन द फैक्ट आपने पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वो सारे अच्छे से कर लिए, तो आपके 20 में से 20 बनने चाहिए, और वो सेक्शन भी आपका 5 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। हिंदी में 5 से लेके 6 मिनट से ऊपर लगने चाहिए ही नहीं आपके। ठीक है, इंग्लिश का देखो थोड़ा सब्जेक्टिव केस है इंग्लिश और मैथ का, इसी से आपको इंग्लिश समझ आएगी किसी टीचर से नहीं आएगी। तो उसके काफ़ी सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, लाइक नीतू मैम है, जयदीप सर हैं, निमिषा बंसल मैम है, अनन्या मैम है। तो ये तो मैंने जो मुझे नाम याद है वो बताए हैं, बट बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। आप एक बार बैठिए, उनकी क्लास देखिए, जिनकी समझ आए ना उन्हीं से पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, प्लस जितने इम्पोर्टेंट इंग्लिश में वोकैबुलरी, जितनी इंपॉर्टेंट रूल्स वाला सेक्शन जो आप टीचर से करोगे, उतना ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी का सेक्शन भी है। तो अगर आप रोज की एक क्लास रूल्स वाली या फिर किसी चैप्टर की, वर्ब की, नाउन की ले रहे हो, तो साथ ही साथ आपको डेली के एटलीस्ट 15-20 तो वोकैबुलरी करनी पड़ेगी कवर। ठीक है, क्योंकि आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। काफी बच्चे बोलते हैं कि सर पहले मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, क्या बोलते हैं, सिर्फ चैप्टर कंप्लीट कर लेती हूँ और वोकैबुलरी बाद में कर लूंगी। भाई अगर 50% रूल्स है तो 50% वोकैबुलरी भी है। ठीक है, तो आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, मिस आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं मैथ का भी सेम थोड़ा सब्जेक्टिव काम ही है। आपको जिस टीचर से समझ आएगा आप उसी से समझ पाएंगे अच्छी तरीके से और अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। ठीक है, तो गगन प्रताप सर हो गए, आदित्य रंजन सर हो गए, और अभिनय सर हो गए, राकेश यादव सर हो गई, तो ये तो मुझे जो याद है। ठीक है, बाकी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप जिस टीचर से आपको कभी आपने शायद पढ़ा हो, अच्छा लगा हो, एक बार उनकी ध्यान से बैठिए, आराम से क्लास देखिए, समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, उन्हीं से पढ़िए। ठीक है, और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई करिए। इंग्लिश और मैथ्स में आपको साथ में प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कर सकते आपकी, हाँ चल अभी 3-4 महीने सिलेबस कंप्लीट कर लेती हूँ और बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगी, तो वो बहुत ही गलत चीज हो जाएगी। जो आपने 3-4 महीने की पढ़ाई करी ना, वो भी एट द एंड खराब ही होती दिखाई देगी। ठीक है, तो अगर आप मैथ और इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको साथ में प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, अब आते हैं कंट्रोवर्शियल चीज़ जो कि जीएसजी की है, किसी को कुछ पता ही नहीं है कहाँ से क्या पढ़े। तो देखो भाई, जीएसजी का ऐसा कुछ है, फिलहाल अभी आप करंट जो अफेयर्स आती है लाइक पिछले 1 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की जो डेली चल रहा है वो भी मत पढ़ो, उसमें टाइम वेस्ट मत करो। मैं पहले सजेस्ट करूंगा, पहले जो 4 कोर सब्जेक्ट है ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इनमें अपनी थोड़ी पकड़ मजबूत बनाओ। पकड़ मजबूत का मतलब ये 80 नंबर है 4 सब्जेक्ट के, इसमें आपके एटलीस्ट 70 नंबर तो आए आए। इन 80 में 70 नंबर है, 70 नंबर है, क्योंकि जो अगले 20 है ना वो कुछ है नहीं, मतलब अनप्रिडिक्टेबल पार्ट है। अगर मेरे मतलब की आ गई तो 10 नंबर भी ले आऊंगा, और मेरे मतलब की नहीं आई तो 1 नंबर भी नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो आपको जो पहले 4 कोर्स सब्जेक्ट है ना उसमें 70 तो लेके ही लेके आने हैं, ठीक है। और कुछ टॉपिक्स हैं लाइक स्टैटिक टॉपिक्स हैं काफी सारे, वो हमने टेलीग्राम ग्रुप में पिन कर रखे हैं, तो आप वहां से जाके देख सकते हो कि हाँ भाई मुझे ये टॉपिक कवर करना है। तो जब भी इन 4 सब्जेक्ट से फ्री हुए ना, वहां से उठा के स्ट्रेटेजी का टॉपिक कवर कर लिया, ठीक है। और करंट की बात रही भाई, करंट अभी करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई फिक्स मोशन नहीं है कि भाई ये तो आपका आएगा इतने नंबर का, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप 4 सब्जेक्ट पे फोकस करो, अगर टाइम बचे तो वो जो स्ट्रेटेजी के टॉपिक्स हैं उनको कवर करने का ट्राई करो। लाइक सबसे पहले आप पॉलिटी कर सकते हो। पॉलिटिकल लाइक 2-3 सवाल तो फिक्स है ही है कि भाई आर्टिकल का आ जाएगा, या फिर ये आर्टिकल कहाँ से बोरो किया ये आ जाएगा, इम्पीचमेंट का कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और एक जो है वो है मॉडर्न हिस्ट्री का। आजकल क्या है, पहले जो बीच की टाइम भी था ना मुगल्स एम्पायर वाली, वो पहले बहुत पूछते थे, पर अब थोड़ा सा उधर से ध्यान हट के मॉडर्न हिस्ट्री पे आ गया, लाइक गांधी 1857 के बाद का पीरियड का, तो वो भी आप एटलीस्ट कवर कर लो, उसमें भी आपके 1-2 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी थोड़ा भाई आपका मदद स्ट्रेटेजी की करवाएगी, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। सर अभी आते हैं पार्ट बी पे। सर पार्ट बी के लिए सोर्स बताएंगे आप कुछ? देखो भाई, पार्ट बी का एक तो मोस्ट फेमस सोर्स आपने सुना ही हुआ है, एनआईएस। तो आपने एनआईएस तो देखो आपको करनी पड़ेगी, उसमें 10 किताबें हैं और सब में 3-3 4-4 ब्लॉक हैं, और सब में 3-3 4-4 चैप्टर हैं। तो वो कुल मिला के 3-3.5-4 हज़ार टोटल पेजेस होंगे उसमें, ठीक है। तो वहाँ से आपको करनी है कवर, ठीक है। ऐसे ये नहीं है कि भाई बीच ने बता ही रखा कि आपको इसी से सवाल समान जो क्वेश्चंस है वो इसी में से आएंगे, ऐसा नहीं है। वो बस ये है कि जो आप 2 साल में डीएलएड में जो आपको पढ़ के आए, वही मटेरियल एक नेशनल एजेंसी ने, एनआईएस ने दे रखा है आपके पास कि भाई आप यहाँ से पढ़ सकते हो, क्योंकि पहले एनआईएस भी कराती थी डीएलएड, ठीक है। तो बस वो सामान उन्होंने दिया होगा, तो एक लाइक बेंचमार्क लेवल का है कंटेंट कि आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो डीसीबी जर्नली क्या करते हैं, 2019 जो 2019 वाले सवाल थे वो तो सारे वहीं से उठाए हुए थे, और 2022 में भी काफ़ी सारे सवाल मैक्सिमम लाइक 50-60% तो वहाँ से भी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर वहाँ से आपने एटलीस्ट ये कर दी चीज़ें कवर कर ली, वो 10 किताबें कवर कर ली, तो आप अच्छा खासा एक स्कोर कर सकते हो एग्जाम में। बट गिवन द फैक्ट आपको PYQ का कंटेक्स्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि उन 4,000 पेज में ये पता लगेगा ही नहीं आपको कि कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है। समझ जरूर आ जाएगा कि भाई प्याजे ने बोला, स्किनर ने बोला, या फिर पैवलो ने बोला, समझ जरूर आ जाएगा। बट वो जो कंटेक्स्ट है ना सवाल का, वो आपको PYQ से पता लगेगा कि अच्छा ये लाइन भी उठा के दे दी आप, अच्छा ये भी करना है, तो वो आपको वहीं से पता लगेगा। उसका ना कोई बाईपास नहीं है कि भाई आप काफ़ी सारी एनआईएस समरी बुक्स आती हैं, तो उसका वो बाईपास नहीं कि आपने एनआईएस समरी बुक पढ़ ली और आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में सक्षम हो गए। नहीं, आपको भाई वो जो प्रोसेस है ना उससे निकलना ही पड़ेगा। वो आपको लाइन टू लाइन विद कंटेक्स्ट टू PYQ पढ़नी ही पड़ेगी। उसमें ये नहीं होगा कि एनआईएस समरी की बुक्स पढ़ ली और बस क्वेश्चन कर ली तो हो जाएगा, नहीं भाई, ठीक है। तो भाई उन किताब को लेके बैठो, अगर टैब है टैब में पढ़ लो, लैपटॉप है लैपटॉप में पढ़ लो, क्योंकि वैसे वो फिजिकली बुक मिलती है नहीं मार्केट में, ठीक है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा, अगर आप लैपटॉप से पढ़ने में थोड़ा सा कंफर्टेबल हो तो लैपटॉप से पढ़ लो, मेरे को प्रिंट आउट मंगवा, ठीक है। सेकंड सोर्स 11th-12th की साइकोलॉजी की बुक्स, बट वो तभी काम आएंगी जब एक बार आपने एनएस कंप्लीट करी ना, तो वो आपको मैक्सिमम पार्ट उसका वैसे ही समझ आ जाएगा। तो लास्ट में कुछ फिलर्स बचेंगे, लाइक एक्स्ट्रा चीज़ें बचेंगी, वो आप बाद में कवर कर लेना, ठीक है। और भाई ये जो NISI हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, कितनी क्लासेस में ऑलरेडी 110 या 111 क्लासेस में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी जाके वहाँ से कर सकते हैं, पर वहाँ से आप जब भी करिएगा जब आपको खुद बैठ के समझ ना आए तो, ठीक है। अगर खुद आपको समझ आ रही ना, तो
जो हमने करा रखी है, फिर जो लाइन टू लाइन मैंने पढ़ा रखा है वहां से करने कोई नीड नहीं है, अगर खुद समझ आ ही रही है। ठीक है। और उसके बाद कुछ इग्नू के एक्स्ट्रा टॉपिक्स बच जाते हैं, वो मिसलिनियस चीज़ें हैं, वो आप गूगल पे सर्च करोगे तभी आएंगे। सच कोई इग्नू का एक पर्टिकुलर ब्लॉक नहीं है कि भाई हाँ इसी में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वो बहुत ही फैली हुई चीज़ें हैं, और जब गूगल पे सर्च करोगे तभी आएंगी। ठीक है। और जो हमने कोर्स किया उसमें हम ऑलरेडी ये चीज़ें कवर कर चुके हैं, और अभी हम क्या किस पे पढ़ने वाले हैं, PYQ पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी 2022 में PYQ अभी हम उन पे पढ़ने वाले हैं, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसे NIOS की 10 बुक्स है, तो उसका मतलब कोई सीक्वेंस आप बताएंगे कि किस सीक्वेंस में वो पढ़नी चाहिए? हो। देखो, पढ़नी तो आपको पढ़ेंगी सारी, ठीक है, बट ये है कि भाई कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक जिसमें मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाएगा, आपकी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तो उसके लिए आपको 502 सबसे पहले पढ़नी है, 502, जो कि लाइक जितने भी फेमस आपने साइकोलॉजिस्ट सुने हैं वो सारे उसमें कवर हो ही जाएंगे। उसके बाद 506 पढ़नी है, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन की है, उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट भी आ जाएगा आपका, और डिसेबिलिटी भी आ जाएगी, कम्युनिटी वह सारी चीज़ आ जाएंगी। ठीक है। और थर्ड है 507, ये कम्युनिटी बेस्ड है, लीडरशिप बेस्ड है, ये सारी चीज़ इसमें आ जाएंगी। ठीक है। तो 502, 506, 507 पहले सीरीज तो आपकी ये रहनी चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट्स की है, लाइक 503 इंग्लिश की है, 504 मैथ्स की है। ठीक है। तो ऐसे आपको फिर सब्जेक्ट्स वाली कवर करनी है। सब्जेक्ट्स वाली एक इंग्लिश की है, मैथ्स की है, सोशल साइंस की है, और साइंस की है। ये 4 हैं, EVS की भी है। तो ये 5 आपकी सब्जेक्ट्स की हैं, तो ये आपको कवर करनी है। ये आप किसी ऑर्डर में कवर कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। और लास्ट में आपको कवर करनी है एक 501 बच जाएगी। सबसे खतरनाक 10 किताब में से पहली वाली है, क्योंकि इसमें रटने का ज़्यादा है, याद करने का ज़्यादा है, कुछ समझने का है नहीं। बस ये पढ़ते रहो कि भाई ये पॉलिसी कब आई थी या फिर ये कब आया था, बस सारा कुछ यही है, याद करने का ज़्यादा है। और फिर एक बच जाएगी 508, जो कि आर्ट एजुकेशन बेस्ड है, जिसमें योगा भी है, काफ़ी सारे सवाल 2022 में आए भी इससे। ठीक है। तो आप ये पढ़ सकते हो, बहुत आसान किताब है सबसे। तो ये सीरीज रहनी चाहिए आपकी। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसे पार्ट बी का आप NIOS का बता रहे, इतना वास्ट सिलेबस है, तो उसको मतलब कैसे याद रखें? हाँ देखो भाई, याद करने वाली बात ऐसी है, अगर मैंने मान लिया UPSC की तैयारी कर लूँ, ठीक है, अब UPSC कितनी सारी किताबें होती हैं, वो सारी याद भी रखनी पड़ती हैं, और याद भी उस लेवल की कि भाई हर जो भी कोई पॉलिसी आई है उसको डीप में समझना पड़ता है, आई क्यों, दी किसने, कितने कम्युनिटी मेंबर्स हैं, ये सारी याद करनी पड़ती हैं। तो भाई उस चीज़ का प्रोसेस जो है ना, अगर मैं बोल रहा हूँ 10 NSE किताबें हैं, तो वो आपको 10 की 10 याद होनी चाहिए, विद कंटेक्स्ट टू PYQ। ठीक है। समझने की बात अलग है, समझ तो यार पहली क्लास के बच्चों की बात आएगी, उसको समझाओगे तो, और पेपर में नंबर ला पाएगा वो, पेपर में नंबर कब लाएगा वो, जब वो चीज़ें याद करेगा वो। अब समझ सबको पता है कि भाई क्लास में बैठ कर आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन करानी है, एक्टिव लर्निंग करानी है, बच्चा पैसिव ना हो जाए, एक्टिविटी बेस्ड करानी है। पर जो फैक्चुअल बेस्ड सवाल हैं या फिर जो याद करने वाले सवाल हैं, वो आप नहीं कर पाओगे जब तक आप मल्टीपल टाइम NIS के जो आपने नोट्स बना रखी हैं या फिर कहीं से पढ़ रहे हो, या फिर आप खुद ही पढ़ रहे हो, जब तक उसके मल्टीपल रिवीजन नहीं करोगे ना, तब तक भाई नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो। अब कोई फैक्चुअल बेस्ड सवाल आ गया तो वो तो आपको याद ही होना चाहिए, उसमें आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हो, तो कुछ नहीं कर पाओगे। और आपको और एक दूसरे बच्चे को ना फैक्चुअल चीज़ ही थोड़ा सा अलग बनाएगी, अगर आपको फैक्चुअल चीज़ याद है ना, क्योंकि जो ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवाल होते हैं, ये तो कोई भी लाइक नॉर्मल बच्चे जिसने पढ़ भी ना रखी हो वो भी कर देगा। जो आपको और दूसरे बच्चों को अलग बनाएंगे ना, वो फैक्चुअल चीज़ों को याद करना ही बनाएंगे वो। तो हाँ भाई, पहली बार भी किसी याद नहीं होगा, दूसरी बार में भी नहीं होंगे। मुझे खुद याद है लास्ट में जब 1 महीना बचा था, मैंने 6 बार रिवीजन करी थी नोट्स की। अब उन 6 बार में भी मैं ये पक्का नहीं था कि भाई होगी है पूरी, बट जितनी ट्राई कर सकते भाई करो, तो ट्राई। ठीक है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे अगर कोई आज से भी सिर्फ पार्ट बी के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है, तो उसे मिनिमम कितना टाइम चाहिए? देखो भाई, मिनिमम टाइम की बात ऐसी है, अगर आप खुद प्रिपेयर कर रहे हो ना, खुद प्रिपेयर करने में क्या होता है, एक तो आपके पास वो स्ट्रक्चर्डनेस नहीं होती कि मुझे पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, और थोड़ी सी वो, क्योंकि वो कंटेंट बहुत ही बोरिंग है और मिसलीनियस कंटेंट है बहुत ज़्यादा, तो उसमें आपको उस लेवल की मोटिवेशन भी नहीं आ पाएगी कि हाँ भाई चल मुझे आज ये कवर करना ही कवर करना है। बट आप बाई चांस बैठ भी जाते हो, रोज का एक चैप्टर भी करते हो खत्म, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है रोज एक चैप्टर खत्म करना, उसको समझते हुए
PYQ अटेम्प्ट करते हुए, बट आप रोज का एक चैप्टर खत्म करते हो तो आपको आराम से ना 3, साढ़े 3, 4 महीने लग जाएंगे। और उसमें गिवन द फैक्ट आप एक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, फिर से रिवीजन करते हो, तब वो 3-4 महीने में बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगी। बट मेन चैलेंज ये आपसे वो पढ़ी जाएंगी नहीं, क्योंकि उस किताब में कोई फोटो नहीं है, रंग बिरंगी किताब नहीं है, ब्लैक एंड वाइट किताब है, और रोज वही सुबह उठा के बैठना तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। ठीक है, तो भाई मेन मोटिवेशन थोड़ी सी मैं तो कहूँगा कि अगर किसी एजुकेटर के साथ जाना चाहो, ध्यान से देख दुख के वहाँ जा सकते हो, क्योंकि एक आपको एटलीस्ट स्ट्रक्चरनेस पता लग जाएगी कि भाई ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, और कोर्स का मतलब ये होता है, कोर्स का मतलब ये नहीं है कि आपको बस सारी चीज़ें करानी ही है। कोर्स का मतलब ये होता है एटलीस्ट आपको एक सीरीज पता लग जाए कि अच्छा सर ने नंबर सिस्टम पहले कराया है तो नंबर सिस्टम पहले कर लेती हूँ, या फिर परसेंटेज कर लेती हूँ, वो सीरीज पता करनी है। ठीक है, और एक थोड़ी सी मोटिवेशन आती है, चल भाई आज क्लास कंप्लीट करनी है, फिर कल भी क्लास कंप्लीट करनी है, वो थोड़ी सी आ जाती है। ठीक है, वरना पूरे करोगे तो भाई थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट ऐसा नहीं हो पाएगा भाई, मैंने अपने टाइम पे करी थी, हो जाएगा। ठीक है सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे मतलब प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं तो सिलेबस के साथ साथ ही प्रैक्टिस करें या एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर स्टार्ट करें प्रैक्टिस? देखो भाई, प्रैक्टिस ना आपको साथ ही करना है। जो ये मॉक टेस्ट है ना, स्टार्टिंग जब स्टार्टिंग फेज में मॉक टेस्ट करते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हो, ये आपके नंबर बताने के लिए होता है कि भाई नंबर बता दिया आपके, वो आपकी लर्निंग लेवल को टेस्ट करने के लिए होता है कि हाँ भाई मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया है, मैंने हिंदी का संधि चैप्टर पढ़ लिया है, और पढ़ने के बाद ही मेरे 20 सवाल में से जब 15 सवाल गलत हो रहे हैं तो मेरे उस पढ़ने का फायदा है कि जब मेरे 5 सवाल ही ठीक हुए, इसका मतलब जो आपने संधि पढ़ा या तो उसका सोर्स गलत था या फिर आपको समझ नहीं आया। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस साथ के साथ करनी चाहिए। अब काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं सर अभी एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और बाद में ना मॉक टेस्ट देंगे। वो बाद में मॉक टेस्ट क्या है, जो लर्निंग फ्लॉज आपको पहले पता लगने चाहिए थे ना, अब आपको वो 4-5 महीने बाद पता लगेगा। अब वो जो चीज़ आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ी, अब आपको उसकी दिक्कत पता लग रही है 6 महीने बाद जब आपने मॉक टेस्ट दिया। अब उसको रिवाइज करना, फिर उसके फ्लॉज को ठीक करना, फिर वही टीडियस वर्क हो जाएगा, वही फिर से आप उसी साइकिल में फंस जाओगे। ठीक है, तो बेस्ट ये है भाई साथ की साथ प्रिपरेशन करो, साथ ही प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस खासकर इंग्लिश में और मैथ्स में तो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब प्रैक्टिस जब स्टार्ट करें तो मतलब कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे स्टार्ट करें, लाइक मॉक टेस्ट दे या फिर मतलब कोई बुक वगैरह भी है जो उनसे हेल्प हो सकती है प्रैक्टिस? देखो भाई बेस्ट सोर्स प्रैक्टिस करने का ना PYQs है। अगर आप पार्ट बी की तैयारी करने जा रहे हो तो ना कोई बुक, ना कोई अलग से टेस्ट सीरीज जो किसी एजुकेटर ने बना रखी, कोई काम नहीं आएगी अनटिल अनलेस आप PYQs पर अपनी पकड़ नहीं बना देते हो। अगर आपको यही नहीं पता ना कि भाई PYQs का लेवल क्या है, अब लेवल आ रहा है भाई 100 का और आप पढ़ रहे हो 50 लेवल का, तो वो जो गैप है वो आपको पता PYQs ही पता लगेगा। जैसे मैंने टाइमर वर्क कर लिया, अब टाइमर वर्क मैंने कर तो लिया बट बहुत ही बेसिक लेवल कर लिया, अब उस लेवल के सवाल ही नहीं आ रहे, तो मुझे PYQ से पता लग गया। तो आपको अगर बेस्ट सोर्स देखना ना कि भाई प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, तो भाई PYQ से करो। आप टेक्स्ट बुक का पास आता है, वो आपको अब वो आप परचेज करो, उसमें DPRT के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर पाओगे। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डज PYQ इनफ फॉर पार्ट बी? देखो भाई इनफ की बात ये है, इनफ तो है पर क्या है ना, काफ़ी सारे बाकी एग्जाम लाइक KVS बच जाता है, उसके बाद बाकी CTET और बाकी एग्जाम जो टेट UPTET वगैरह जो भी होते हैं बच जाते हैं। बट मेरा मानना है अगर आपने उस लेवल की तैयारी कर ली DSSB लेवल की, तो आपको वो बाकी KVS CTET वो करने की नीड होगी ही नहीं। ठीक है, और अगर PYQ है तो भाई 10-11 PYQ 10 PYQ 2019 के हैं और 25 PYQ है क्या बोलते हैं 2022 के, तो 25 और 10 कितने 35, और सब में 100 क्वेश्चन है, तो 3500 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से भाई 3500 क्वेश्चन कर लोगे आप, तो उसमें अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, और ये 3500 ही नहीं एक बार में करने हैं, ये आपको जब दूसरी तीसरी बार फिर से करोगे ना, तब इसमें आपको और अच्छी इंसाइट मिलेगी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो ये 3500 क्वेश्चन आपको एटलीस्ट 2-3 बार तो करनी ही करनी है। ठीक है, तो भाई इतना मेरे ख्याल से इनफ हो जाएगा, और आप बाकी प्रैक्टिस करते करते टेक्स्ट बुक पे कोई मांग देते थे तो वो छोटे मोटे क्वेश्चन और आगे आ जाएंगे, वहां से कर सकते हो बस।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब जैसे अभी मॉक स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट, तो वीक में कितने मॉक टेस्ट लगाए, एक लगाए या फिर दो लगाए? देखो भाई, अगर आप बिल्कुल ही भी तैयारी के स्टार्टिंग फेज में हो ना, बिल्कुल ही स्टार्टिंग फेज में, लाइक जिसने आज से ही स्टार्ट किया है, तो उसको तो मैं रेकमेंड करूंगा, जिसने आज से स्टार्ट किया ना, तो एक नंबर तो आप आज ही दे दो, ताकि आपको पता लग जाए भाई पेपर आ कैसा रहे, अभी फिलहाल लेवल क्या, ठीक है। और उसके बाद वो महीने तक लगातार तैयारी करते रहो उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद संडे टू संडे मॉक टेस्ट स्टार्ट करो। जो मीडियम में पहुंच चुका है वो हफ्ते का एक मॉक टेस्ट दे सकते हो संडे को। संडे आपको कुछ काम नहीं होना चाहिए, बस रिवीजन थ्रू आउट द वीक जो आपने किया है। सेकंड चीज मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट सुबह उठती दे दो फ्रेश माइंड से, और फिर जो बाकी दिन बचा उसमें तो थोड़ा सा मॉक एनालिसिस कि भाई आपने कौन से सवाल गलत किए, कौन से ठीक किए, और थोड़ा सा रिवीजन, ठीक है। और जो बिल्कुल लेवल पे पहुंच चुका, लाइक जिसकी अभी तैयारी कंप्लीट ही हो चुकी है बिल्कुल, लाइक मैथ कर लिया, हिंदी, सारी चीजें कर ली है, तो भाई वो हफ्ते के 2 मॉक टेस्ट स्टार्ट करो। हफ्ते के 2 मॉक टेस्ट कैसे, एक संडे को दिया, संडे को देने के बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो दिन 3 बचे हैं उसमें उस मॉक में देखो कि भाई अच्छा, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब आपको बस फ्लॉज ढूंढने हैं। तो भाई अच्छा संधि मैंने कर लिया है पर अभी भी सवाल गलत मिला है, तो वो संधि का सवाल ठीक करने के लिए संधि को एक बार फिर से रिवाइज कर लो, और फिर अगला मॉक टेस्ट आप थर्सडे को दे दो। तो आप अगर आप अच्छे खासे लेवल पे पहुंच गए हो तो यार आप 2 मॉक टेस्ट दे सकते, ठीक है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे मॉक टेस्ट लगाया है, मॉक टेस्ट देते वक्त सब्जेक्ट वाइज मतलब टाइम, कितना टाइम दे सब्जेक्ट को, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे? देखो, जो टाइम कंज्यूमिंग चीज है ना पूरे पेपर में, वो मेरे हिसाब से बस 2 ही चीज है, एक तो रीजनिंग है और एक मैथ्स है, ठीक है। तो आपको अगर समय लगेगा ना इन्हीं सब्जेक्ट में लगेगा, ना वो हिंदी में लगेगा, ना इंग्लिश में, ना आर्ट में, ना जीके में, कहीं लगेगा, ठीक है। अगर आपने मैथ्स का और रीजनिंग का अगर टाइम सेट कर लिया ना, तब वो पूरा पेपर स्मूथली निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब टाइम की 1% दिक्कत नहीं आएगी। अब टाइम सेट करने की बात है इनकी, रीजनिंग की और मैथ्स की। देखो मेरे हिसाब से अगर आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो रीजनिंग के, तो रीजनिंग के काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन उन 20 में से ऐसे मिलेंगे जो आप देखते ही पकड़ जाओगे कि भाई हो जाएगा, ठीक है। तो एक आइडियल टाइम जो करने का है वो 20 क्वेश्चन, वो होना चाहिए 15 मिनट, ठीक है। तो आपको जो रीजनिंग का सेक्शन है वो 20 क्वेश्चन का वो 15 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए, अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो मैक्स टू मैक्स उसको आप 18 मिनट्स तक खींच सकते हैं। अगर 18 मिनट में भी नहीं हो रहा तब वो सबमिट करना है, उसके अलावा आप कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो 15 मिनट में हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैक्स टू मैक्स 18 मिनट्स तक खींच दो उसके पास, ठीक है। दूसरी चीज आ गई मैथ्स की। मैथ्स में वो 20 क्वेश्चन 20 मिनट में हो जाना चाहिए। अगर जिसकी तेज है, जो बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहा है, वो तो 15 मिनट में कर देगा, या फिर 20 मिनट से कम में कर देगा, बट एक आइडियल टाइम 20 मिनट है। बट अगर वो 20 क्वेश्चन आपसे 20 मिनट में नहीं हो रहे हैं, तो उस टाइम को आप मैक्सिमम 25 मिनट्स तक खींच सकते हो, कि भाई 25 मिनट में जितने क्वेश्चन हुए, वरना मैं चलूंगी आगे, ठीक है। तो 25 मिनट ये हो गए, 18 मिनट आपके हो गए रीजनिंग के, ठीक है। तो ये 43 मिनट्स हो गए, बची हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों कंबाइन ना आपकी 15 मिनट में कंप्लीट हो जानी चाहिए। 15 मिनट तो मैंने बहुत ही बोल दिया, क्योंकि 5-6 मिनट लगेगी आपकी हिंदी में और 5-6 लगेंगी आपकी इंग्लिश में। थोड़ा सा इंग्लिश में टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जो इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन होता है ना वो थोड़ा सा लेंथी होता है और समझने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये दोनों सब्जेक्ट आपके 15 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो 43 मिनट वो 15, ये कितने हो गए, 58 हो गए। बची जीके। अब जीके में तो भाई ये आता है तो आता है, वरना नहीं आता। वो 20 क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल आप 5 मिनट से भी कम में खत्म कर दोगे आराम से। तो 50 मिनट और 5 मिनट लगा लें मैक्सिमम, तो 63 मिनट्स हो गए। तो 63 मिनट्स में आपका पार्ट ए खत्म हो जाना चाहिए। बचे 100 क्वेश्चन और 57 मिनट्स। 100 क्वेश्चन अगर आप ढंग से करोगे ना तो 45-50 मिनट में खत्म हो ही जाएगा, तब भी आपके पास आखिरी में 5-6 मिनट बच ही जाएगा, ठीक है। और ये तब है जब हमने मैक्सिमम टाइम लगाया, लाइक रीजनिंग का 18 मिनट लगाया है और मैथ का 25 मिनट लगाया है। वैसे तो आपको इनसे कम ही होना चाहिए। अभी ये तो इन्हें बिल्कुल 18 मिनट में बंद करोगे, फिर 25 मिनट में बंद करोगे, ठीक है। और अगर आपका ये टाइम सेट हो गया ना, तो आपको पता है कि भाई मेरे आखिरी में 5-6 मिनट बचेंगे। अच्छा, तो रीजनिंग 18 मिनट में नहीं हो रही, तो मुझे पता है 5 मिनट आखिरी में बचेंगे, तो 1 मिनट और दे दिया इसको,
बचे आखिरी, पता है आखिरी 5 मिनट बचेंगे, तो भाई मैथ 25 मिनट में ही हो रही है तो 1 मिनट और दे दिया इसको, तो ऐसे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तभी आएगा जब आप मल्टीपल वर्ड्स की प्रैक्टिस करोगे, तभी आ पाएगा ये इनसाइट, तभी मिल पाएगी हमारे बारे में। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे हमने मॉक टेस्ट दे दिया कंप्लीट, फिर उसको एनालाइज करने में कितना टाइम दे, लाइक क्वेश्चन वाइज फिर हमें देखना पड़ता है कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन गला हुआ है, तो उसको एनालाइज करने में हमें कितना टाइम दिया? देखो एनालाइज करने में ना, जैसे मैंने आज मॉक टेस्ट दे दिया, मैंने बने, मैं आपको पहले मॉक टेस्ट की बताता हूँ। पहले मॉक टेस्ट जब मैंने सबसे पहले लाइक दिया था, जिस दिन मैंने फॉर्म भरा था उसी दिन दे दिया था, तो उस मॉक टेस्ट में बस मेरा ये उस करने का उद्देश्य मेरा यही था कि भाई मुझे पता लग जाए मेरी अभी लर्निंग कहाँ पे है। तो मुझे पता लग गया भाई हिंदी में मेरे 20 में से 12 नंबर आए हैं, तो कम नंबर है, उसे मैंने देख लिया हाँ भाई सिलेबस में कमी है। देखो जिसके ना 20 में से 12 नंबर आ रहे हैं या फिर 15 से भी कम नंबर आ रहे हैं, तो उसको तो अभी सिलेबस ही कंप्लीट करने की जरूरत है। तो जिसकी जैसे मेरे 120 आए पहले में, तो मुझे पता लग गया अभी तो मुझे भाई सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत है। वो फ्लॉज ढूंढना किस चैप्टर में कौन सी कमी है, वो जब आएगा जब मैं वो एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा ना, वो तब की बात है मेरी, है ना। तो फिलहाल तो जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, बस उसमें ये देख लो, अगर आपके अभी स्कोर बिल्कुल ही 110, 115, 120 बन रहा है, तो भाई अभी तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो सिलेबस कंप्लीशन में ध्यान दो, और जब मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें देख लो, अच्छा मैंने तो ये नंबर सिस्टम चैप्टर कर लिया है, इसका सवाल गलत हो गया, या फिर मैंने तो ये ब्लड रिलेशन चैप्टर कर लिया है, इसका भी सवाल गलत होगा, तो मतलब जो आपने लर्निंग करी है वो भी थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है, तो उसका भी रिवीजन करो। ठीक है, और एनालिसिस में ये होता है कि हर एक सवाल आपको बैठ के देखना है। एनालिसिस लाइक कि सवाल गलत देखा, कौन सा सवाल गलत है, अच्छा गलत देख लिया कि भाई ये चैप्टर कर भी लिया तब भी गलत होगा, दूसरे देख रहे थे स्किप कौन से किए, और स्किप करे पार्ट। देखो इस चीज का ना आपको आइडिया पार्ट में अच्छा लगेगा नहीं, इस एनालिसिस का ज्यादा फायदा आपको पार्ट ए में ही होगा, क्योंकि आपको पता होगा अच्छा ये टाइम वर्क का सवाल है, स्पीड का सवाल है। पार्ट बी में आपको पता लगेगा ही नहीं सवाल क्या है, तो उसमें तो आपको बस सिलेबस कंप्लीट ही करना है। अगर आपको लगे भाई क्वेश्चन कुछ अलग ही है तो वो लिख लो, उसका तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब कोई आज से D1 से प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है बोथ पार्ट ए एंड पार्ट बी, तो उसको मिनिमम कितना टाइम चाहिए? देखो भाई, अगर आज से भी तैयार करते चालू करते हैं ना, और रोज के 8 घंटे देना, 8 घंटे भाई बिल्कुल, अगर तैयारी स्टार्ट करो तो 8 घंटे आपको देनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो उसको आराम से 6 महीने लग जाएंगे। 6 महीने तो नहीं, अगर बिल्कुल तैयारी पीक पे पहुंचा लेना तो 8 महीने लग ही जाएंगे उसको। और जो अभी बिल्कुल ही लाइक, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों की जब तैयारी स्टार्ट करती है, हिंदी ठीक होती है, किसी की मैथ ठीक होती है, तो 6 महीने आपको आराम से लग जाएंगे। तो 6 महीने तो मिनिमम टाइम है, बट अगर आप बिल्कुल स्टार्ट करो तो भाई 8 महीने आपको आज से लगेंगे। बिल्कुल स्टार्ट का मतलब जब बिल्कुल ही कुछ नहीं पता, बिल्कुल जीरो पे खड़े होते, बट काफ़ी सारे बच्चे जीरो पे नहीं होते, किसी को हिंदी आती है, किसी को इंग्लिश आती है, किसी को रीजनिंग आती है, तो आपको 6 महीने लग जाएंगे आराम से। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स रिलेट भी करेंगे इस क्वेश्चन के लिए कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन रखें? देखो भाई, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की ऐसी बात है, आप रोज खाना खाते हो, है ना, रोज सुबह उठते हो और सोते भी रोज हो। ठीक है, तो वो चीज़ होती है कि वो बॉडी डिमांड करती है, भाई पेट को भूख लगेगी तो खाना खाएंगे। अब अगर आप में भूख ही नहीं है ना, कि भाई जॉब लेने की भूख ही नहीं है, तो वो कंसिस्टेंसी आएगी नहीं कभी। एक हफ्ते पढ़ोगे फिर छोड़ दोगे, फिर 2 हफ्ते पढ़ोगे फिर छोड़ दोगे। ठीक है, अगर आपको नीड है उस जॉब की कि हाँ भाई ये तो लेनी है, इसके अलावा तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, है, वो तो कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन होगी। रोज पढ़ने का मन भी करेगा, रोज मॉक टेस्ट भी दोगे, सब कुछ करेगा मन। बट अगर आपको लग रहा है चल भाई जीवन चल ही रहा है ऐसे ही और चलता ही रहेगा, ये तो ऐसी मौज बार है अपनी, तब तो वो कंसिस्टेंसी आप में आएगी नहीं। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना, हार्ड वर्क तो वो करना ही पड़ेगा। सिलेक्शन हो जाएगा, जॉब में जाके हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सिलेक्शन नहीं होगा, उसके बाद भी लाइफ में हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब बट वो आपको चूज करना है कि वो हार्ड वर्क आपको कैसा करना है, जॉब में जाने के बाद करना है कि जॉब के बिना करना है। ठीक है, वो जॉब के बिना वाला जो हार्ड वर्क है थोड़ा सा और हार्ड होगा, दर्दनाक होगा, वो घर वाले भी फिर थोड़े से अपने तीर तार कसेंगे आपको, और जो जॉब वाला हार्ड वर्क होगा वो बहुत ही स्मूथ होगा, उसमें मजा भी आएगा, सैलरी भी आएगी, सारी चीज आएंगी उसमें, और इसका मजा अलग होगा। ठीक है, तो एट द एंड आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, बट आपको बस ये चूज करना है कि मुझे किस वे में करना है। ठीक है, और थोड़ा सा अगर विजन क्लियर है ना आप सबका कि भाई हाँ
मुझे तो करनी ही करनी है, फिर जॉब लेनी है, तभी वो चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी, कंसिस्टेंसी बन पाएगी। और भाई थोड़ी सी ना तैयारी में डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट होती है। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि भाई अगर आज पढ़ने का मन नहीं है तो पढ़ना है आज भी, और कल पढ़ने का मन है तो पढ़ना है, आज रोने का मन है तब भी पढ़ना है, आज शरीर दुख रहा है तब भी पढ़ना है। तो डिसिप्लिन ये होता है, मतलब कुछ भी हो भाई, XYZ कोई भी रीजन हो, घर में कुछ चल रहा है कुछ नहीं चल रहा, पढ़ना ही पढ़ना है। तो भाई ये कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन तो आपको बनानी ही पड़ेगी। इसके बिना तो फिर जिस हाइट्स तक आप पहुंचने का सोच रहे हो लैग बिहाइंड करोगे सर। Sir, my last question is कि how can you help the students? देखो वही अनु, हम तो हेल्प कर ही रहे पिछले 5-6 महीने से। तो हमने जो सबसे मतलब खतरनाक चीज़ थी, पार्ट भी बच्चों को पता लग ही रहा था कि कहाँ से करें कहाँ से नहीं करें, एनालाइज पढ़ने में दिक्कत आ रही है, वो तो हमने लाइन टू लाइन पढ़ाई दी है। तो वो पार्ट भी की तो आपको दिक्कत है ही नहीं। और देखो जिन बच्चों ने एटलीस्ट क्लास कंप्लीट कर ली है ना, उनको ये हो चुका है कि हाँ भाई पार्ट बी तो हम कर ही देंगे, ठीक है। और पार्ट बी में जो क्लासेस ली हैं उसमें लाइन टू लाइन ही पढ़ाया गया है, बिल्कुल कोई भी लाइन छोड़ी नहीं है, ठीक है। तो पार्ट बी में तो बस आपको क्लास के लिए रिविजन करना है, ठीक है। और वो पूरे ओवरऑल एग्जाम में कैसे, तो हम वो गाइडेंस प्रोग्राम के थ्रू हेल्प कर ही रहे हैं। ड्रीम डिसीज भी उसमें हम आप सबको के पार्ट ए के लिए गाइड करते हैं, टाइम मैनेजमेंट के लिए, मॉक स्कोर, पार्ट बी, तो वैसे तो हेल्प कर ही रहे हैं। प्लस उसके अलावा अभी हम यूट्यूब पे स्टार्ट PYQ सीरीज जो पार्ट बी की आने वाली है, और मैथ्स की अगर बच्चे बोलते हैं तो मैथ्स की जरूर स्टार्ट करेंगे, है ना। और उसके अलावा XYZ किसी भी तरीके से हेल्प हो पाए तो हम टेलीग्राम में अवेलेबल रहते हैं। बच्चे काफ़ी सारे मैसेज करते हैं, पूछते भी हैं, कॉल पे बात भी होती है, तो वैसे अवेलेबल है, ठीक है। एक हेल्प और जो आपकी होने वाली है लाइक मई और जून में, अभी हमें एक नहीं तो एटलीस्ट 3 मूक्स ऑफलाइन मूक कंडक्ट कराने वाले हैं। आपको लैपटॉप, टैब या फिर जो भी फ़ोन है आप लेके आ सकते हो। एक मॉक टेस्ट बनाया जाएगा जो आप सबको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सारे बैठ के अटेम्प्ट करेंगे, टाइमिंग्स का ध्यान रखेंगे, और उस टाइमिंग्स के बाद उसको बैठ के सारे एनालाइज करेंगे, किसने क्या गलती करी वो बताई जाएंगी। तो ये आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस, रियल टाइम एक्सपीरियंस हो जाएगा। और उन 3 मॉक के खत्म होते होते आपको एक अच्छा खासा आइडिया लगेगा अपने बारे में, ठीक है। और वो आइडिया लग गया ना, फिर आप थोड़े से पायलट मोड में चल जाओगे कि हाँ भाई अच्छा ये गलती करी तो भाई ये तो करना ही करना। तो फिर उसके बाद आपको 3-4-5 महीने तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी तैयारी में, क्योंकि आपको अपने फ्लॉज पता लग जाएंगे, जो हम इनपुट देंगे वो पता लग जाएंगी आपको, तो वहाँ से आपको चीज़ें पता लग जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप सब इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे मैसेज कर सकते हो। तो भाई थैंक यू सो मच अन्नू आपका आने के लिए। और भाई अन्नू ने मतलब लाइक जो ये सीरीज़ है सबसे पहले इन्होंने शुरुआत करी है, तो अभी देखेंगे इस सीरीज़ को आगे बढ़ते हुए कैसे कैसे बढ़ेगी। तो अन्नू का तो बहुत बहुत दिल से थैंक यू सो मच, जो ये आई इन्होंने इस लाइक, पता है होता है एक चीज़ होती है लाइक, चीज़ स्टार्ट करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लाइक अगर हमें कुछ चीज़ पढ़नी है या फिर जिम स्टार्ट करना है, मुझे देखो जिम स्टार्ट करना है, मुझे दिख रहा है, पर सबसे प्रॉब्लम ही इसमें है अब जब तक मैं उठ के जाऊँगा ही नहीं जिम में तो मन ही नहीं करेगा। तो वो थोड़ी सी जो बूस्ट स्टार्ट देनी होती ना, तो वो उन्होंने दे दी है, अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया काम। और बाकी आप में से अगर कोई बच्चा आना चाहे तो भाई मोस्ट वेलकम है। किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस, लिटरेसी PRT हो, कोई क्वेश्चन हो या फिर और कुछ इनोवेटिव आइडिया हो तो आप ज़रूर आ सकते हो, मेरे पास मैसेज कर सकते हो। और बस आपसे मिलते हैं फिर हमारे अनु मैम की जगह, और फिर आपसे मुलाकात करेंगे बहुत इस तरीके से, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत है XYZ लिटरेसी PRT तो आप मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके मैसेज कर दो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी।